नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया के जकार्ता में 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से वित्तीय समावेशन और उत्पादकता लाभ के संवर्धन के लिए G20 नीतिगत सिफारिश रिपोर्ट पेश की गई। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की संपत्ति जब्त की गई। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुमान के अनुसार समुद्री हीट वेव्स 2024 तक जारी रह सकती हैं। वैज्ञानिकों ने अंडे या शुक्राणु के बिना मानव भ्रूण का एक मॉडल विकसित किया है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमों के लिए मसौदा दिशा निर्देश जारी किए। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया के जकार्ता में 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस शिखर सम्मेलन के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम आए हैं। इसके मुताबिक भारत आसियान सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने 12 सूत्रीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसमें शामिल है दक्षिण पूर्वी एशिया, भारत पश्चिम एशिया यूरोप को जोड़ने वाली मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और आर्थिक गलियारे का निर्माण करना। आसियान साझेदारों के साथ भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेक को साझा करना। डिजिटल भविष्य के लिए आसियान भारत कोष की स्थापना, जो डिजिटल बदलाव और वित्तीय कनेक्टिविटी में सहयोग पर ध्यान केंद्रित करेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन पारंपरिक चिकित्सा के लिए वैश्विक केंद्र तथा आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन CDRI में शामिल होने के लिए आसियान देशों को आमंत्रण। इसके अलावा ज्ञान भागीदार के रूप में कार्य करने के लिए आसियान और पूर्वी एशिया के आर्थिक और अनुसंधान संस्थान का फिर से समर्थन। समुद्री सुरक्षा, संरक्षा और सामुद्रिक विषयों पर जागरूकता में सहयोग को बढ़ाना। आसियान की स्थापना 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट नीति के केंद्र में है। ये नीति एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत के विस्तारित पड़ोसी देशों पर केंद्रित है। EAS एशिया प्रशांत क्षेत्र के 18 देशों का मंच है। पूर्वी आर्थिक मंच क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और समृद्धि के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए गठित किया गया है। पूर्वी एशिया समूह में आसियान के 10 सदस्य देश तथा ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। और अब बात करते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की। DPI के माध्यम से वित्तीय समावेशन और उत्पादकता लाभ के संवर्धन के लिए G20 नीतिगत सिफारिशें रिपोर्ट पेश की गई। विश्व बैंक ने ये रिपोर्ट भारत की G20 अध्यक्षता के तहत वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक साझेदारी के कार्यान्वयन भागीदार के रूप में तैयार की। DPI पहचान, भुगतान और डेटा विनिमय जैसी आवश्यक समाज व्यापी सार्वजनिक और निजी सेवाओं को डिजिटल रूप से प्रदान करता है। इसलिए इसे आमतौर पर प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित अंतर संचालन खुले और सुलभ बुनियादी ढांचे के रूप में समझा जाता है। वित्तीय समावेशन और उत्पादकता लाभ के संवर्धन में DPI की काफी अहम भूमिका है। डेटा साझाकरण उपयोगकर्ताओं को अनुकूलित उत्पादों तक पहुंचने में सशक्त बनाता है। ये ऋण और नए बाजारों तक पहुंच को सक्षम बनाता है। ये नवाचार और बेहतर प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए अवसर प्रदान करता है। DPI के समक्ष काफी जोखिम है, जैसे कि साइबर सुरक्षा जोखिम और व्यापक दुष्प्रभाव जैसे परिचालन संबंधी जोखिम। DPI प्रदाताओं की वित्तीय अस्थिरता के मामले में दिवालियेपन का जोखिम, खराब डिजाइन के मामले में बहिष्करण का जोखिम, निजता संबंधी जोखिम जैसे डेटा को अनधिकृत रूप से अपने पास बनाए रखना, उसका उपयोग या फिर साझाकरण। इसमें नीतिगत सिफारिशें ये की गई हैं कि वित्तीय समावेशन में तेजी लाने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के उपयोग को सक्षम बनाकर इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। बेहतर पद्धतियों के व्यापक रूप से स्वीकृत सेट के माध्यम से सुस्पष्ट डिजाइन किए गए DPIs और व्यापक सक्षमकारी परिवेश विकसित करने की आवश्यकता है। वित्तीय क्षेत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के उपयोग के लिए उचित जोखिम आधारित विनियमन, पर्यवेक्षण और निरीक्षण व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिए। मजबूत आंतरिक गवर्नेंस व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, यानी ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये सभी G20 देशों, इच्छुक गैर G20 देशों और प्रासंगिक हितधारकों के लिए वित्तीय समावेशन पर कार्य को आगे बढ़ाने के लिए एक समावेशी मंच है। इसके अंतर्गत 2010 में सियोल में G20 शिखर सम्मेलन में समर्थित G20 वित्तीय समावेशन कार्य योजना का कार्यान्वयन भी शामिल है। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की संपत्ति जब्त हुई है।
भगोड़ा आर्थिक अपराधी यानी FEO ये वो व्यक्ति होता है जिसके खिलाफ कम से कम 100 करोड़ रुपए के आर्थिक अपराधों में शामिल होने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया होता है। साथ ही वो व्यक्ति आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए भारत छोड़ चुका होता है। वर्तमान में केवल 10 लोगों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है। FEO अधिनियम 2018 की अगर हम बात करें तो इसमें अनुसूचित अपराध हैं। इसमें जाली सरकारी स्टाम्प या फिर मुद्रा बनाना, चेक की अस्वीकृति या अनादरण यानी डिसऑनर्ड किया जाना, ऋणदाताओं को धोखा देने वाले लेन देन, मनी लॉन्ड्रिंग आदि शामिल है। वहीं अपराधी घोषित करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत नामित विशेष न्यायालय में एक आवेदन दायर किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय इस कानून को लागू करने वाली शीर्ष एजेंसी है। दोष सिद्ध होने के पूर्व ही अधिकारियों को संपत्ति जब्त करने का अधिकार है। इस अधिनियम के तहत जब्त की गई संपत्ति पर अधिकार और उसका स्वामित्व केंद्र सरकार के पास होगा और विशेष न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। भगोड़ा आर्थिक अपराधियों से निपटने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं सूचना साझाकरण के माध्यम से कानून प्रवर्तन में सहयोग, परिसंपत्ति वसूली तंत्र को मजबूत करना, भ्रष्टाचार रोधी अधिकारियों की सत्यनिष्ठा और प्रभावशीलता को बढ़ावा देना। इसमें सबसे मुख्य चुनौतियां ये हैं कि निर्वासन पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कमी है। इसके अलावा अलग अलग देशों और क्षेत्राधिकारों की जटिल कानूनी संरचनाएं हैं। इन कारणों की वजह से भगोड़े आर्थिक अपराधी हमेशा कानून की गिरफ्त से बच जाते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुमान के अनुसार समुद्री हीट वेव्स 2024 तक जारी रह सकती हैं। समुद्री हीट वेव्स एक चरम मौसमी घटना है। ये तब घटित होती है जब समुद्र के किसी विशेष क्षेत्र में समुद्र की सतह का तापमान कम से कम 5 दिनों के लिए औसत तापमान से 3 या 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा बढ़ जाता है। समुद्री हीट वेव के जारी रहने के कई कारण हैं, जैसे कि अल नीनो। ये परिघटना महासागर के ऊपरी हिस्से में ऊष्मा की मात्रा को प्रशांत महासागर में पश्चिम से पूर्व की ओर पुनर्वितरित करती है। इसके अलावा उत्तरी अटलांटिक दोलन का ऋणात्मक चरण ये सतह पर प्रवाहित होने वाली पवनों और समुद्र के तापमान को प्रभावित कर सकता है। इससे उत्तरी अटलांटिक गर्म हो सकता है। साथ ही मानवीय गतिविधियों की वजह से हो रही ग्लोबल वार्मिंग की वजह से महासागर अत्यधिक ऊष्मा का अवशोषण कर रहे हैं। इससे भी हीट वेव में काफी योगदान हो रहा है। और अब बात करते हैं कि समुद्री हीट वेव में बढ़ोतरी के क्या प्रभाव होंगे। इससे जैव विविधता और पर्यावास को नुकसान होगा। समुद्री हीट वेव की वजह से समुद्री घास, केल्प और प्रवाल जैसी आधार प्रजातियों सहित कई समुद्री प्रजातियों को हीट स्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम पैटर्न में बदलाव देखा गया है। हीट वेव से उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर में तीव्रता से प्रबल होने वाले चक्रवात उत्पन्न होंगे और मानसूनी वर्षा अनियमित हो सकती है। इसके अलावा काफी आर्थिक नुकसान भी होगा, क्योंकि समुद्री मछलियों जैसी आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कई प्रजातियों की मृत्यु दर में वृद्धि होगी। इससे आर्थिक नुकसान हो सकता है। साथ ही महासागर पर दबाव बढ़ाने वाले कारकों में वृद्धि होगी। समुद्री हीट वेव के कारण महासागरीय अम्लीयता में वृद्धि होगी और समुद्र में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आएगी। आपको बता दें कि पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने की परिघटना को अल नीनो कहा जाता है। वहीं ऋणात्मक उत्तरी अटलांटिक दोलन एक ऐसा चरण है जब उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र और उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र दोनों औसत रूप से कमजोर होते हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि ठंडे और गर्म जल की परत का मजबूत मिश्रण कब बनता है। सामान्य स्थिति में बादलों का आच्छादन होता है, पवनें चलती हैं और बहिर्गामी दीर्घ तरंग विकिरण होता है, सौरतापन, फिर उसके बाद वाष्पीकरण से मजबूत मिक्सिंग होती है। वहीं समुद्री हीट वेव की स्थितियों में कमजोर पवनें होती हैं, बादलों का कम आच्छादन होता है यानी कम बादल बनते हैं। साथ ही उच्च बहिर्गामी दीर्घ तरंग विकिरण होता है, वेपराइजेशन जो है वो सीमित होता है, सौर तापन में वृद्धि होती है जिसकी वजह से अभिवहन बढ़ा रहता है और कमजोर मिक्सिंग रहती है। अगली खबर वैज्ञानिकों की एक अहम खोज से संबंधित है। तो वैज्ञानिकों ने अंडे या शुक्राणु के बिना मानव भ्रूण का एक मॉडल विकसित किया है, यानी अब इसके लिए महिला और पुरुष किसी की भी जरूरत नहीं होगी और मानव भ्रूण तैयार हो जाएगा। तो वैज्ञानिकों ने प्रारंभिक भ्रूण चरण की आणविक विशेषताओं की नकल करते हुए स्टेम कोशिकाओं को भ्रूण जैसी संरचना में असेंबल करने के लिए उनके मिश्रण का उपयोग किया है। स्टेम कोशिकाएं मानव शरीर की मूलभूत निर्माण घटक हैं, जो विशिष्ट कार्यों के लिए संबंधित कोशिकाओं के विकास में सक्षम हैं। भ्रूण मॉडल तैयार करने की प्रक्रिया के तहत शरीर में किसी भी प्रकार के उत्तक के निर्माण के लिए स्टेम कोशिकाओं को पुनः प्रोग्राम किया गया। फिर स्टेम कोशिकाओं को मानव भ्रूण के शुरुआती चरणों में पाई जाने वाली 4 तरह की कोशिकाओं में बदलने के लिए रसायनों का उपयोग किया गया, जिसमें कि एपिब्लास्ट कोशिकाएं शामिल हैं जो भ्रूण बन जाती हैं। दूसरी है ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं जो प्लेसेंटा बन जाती हैं। तीसरी है हाइपोब्लास्ट कोशिकाएं जो सहायक योग थैली बन जाती है और चौथी है
एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म कोशिकाएं। हालांकि इस मॉडल भ्रूण के प्रत्यारोपण की अनुमति नहीं है और इसका उपयोग केवल अनुसंधान के लिए किया जा सकता है। लेकिन इस मॉडल का महत्व इसलिए है क्योंकि इससे मानव जीवन के शुरुआती क्षणों के अध्ययन में सहायता मिलेगी। गर्भाशय में भ्रूण के प्रत्यारोपित होने के बाद उसका अध्ययन करना वर्तमान में कठिन है। विकासशील भ्रूण पर आनुवांशिक, एपिजेनेटिक, पर्यावरणीय प्रभावों की बेहतर समझ विकसित करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा गर्भधारण पर दवाओं के प्रभाव का परीक्षण करने में मदद मिलेगी। इससे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की सफलता दर में सुधार हो सकता है। इसके अलावा उत्तकों और अंगों के प्रत्यारोपण के अध्ययन में भी सहायता मिलेगी। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमों के लिए मसौदा दिशा निर्देश जारी किए हैं। डार्क पैटर्न किसी भी प्लेटफॉर्म पर यूआई या यूएक्स यानी यूजर इंटरफेस या यूजर एक्सपीरियंस इंटरैक्शन का उपयोग करके तैयार किए गए भ्रामक डिजाइन पैटर्न को कहा जाता है। ये लोगों को कुछ ऐसा करने के लिए भ्रमित करता है जो वे मूल रूप से नहीं करना चाहते। उदाहरण के लिए उन वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान करना जिन्हें खरीदने का कोई इरादा नहीं होता है। इन दिशा निर्देशों के मुख्य मसौदे में ये कहा गया है कि इनका उद्देश्य डार्क पैटर्न कही जाने वाली चालबाजी को स्पष्ट रूप से पहचानना और परिभाषित करना है। इससे उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 18 के तहत ऐसी गतिविधि में लिप्त प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। ये मसौदा दिशा निर्देश लागू होंगे भारत में व्यवस्थित रूप से वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री करने वाले सभी प्लेटफॉर्म्स, विज्ञापन दाता और विक्रेताओं पर। वहीं डार्क पैटर्न गतिविधि में शामिल होने पर काफी प्रतिबंध हैं, जैसे कि कोई भी व्यक्ति या प्लेटफॉर्म किसी भी डार्क पैटर्न गतिविधि में शामिल नहीं होगा। इसके अलावा मसौदा दिशा निर्देशों में 10 डार्क पैटर्न्स का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं डार्क पैटर्न फॉल्स अर्जेंसी की। इसके तहत किसी सेल को सीमित समय के लिए एक्सक्लूसिव सेल के रूप में प्रचारित करना। दूसरा डार्क पैटर्न का तरीका है बास्केट स्नैकिंग। यूजर द्वारा फ्लाइट की टिकट खरीदते समय वो स्वतः ही यात्रा बीमा भी जुड़ जाना। इसके अलावा कंफर्म शेमिंग। इसके तहत जब किसी प्लेटफॉर्म पर फ्लाइट टिकट बुक करते समय यूजर जब कार्ट में बीमा को शामिल नहीं करता है तो उस पे लिखा आता है कि मैं असुरक्षित रहूंगा। इस मैसेज को दिखाने का पर्पस ये है कि कहीं ना कहीं आप उसको शेम फील करा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उसके अंदर डर ला रहे हैं, तो इसको कंफर्म शेमिंग का डार्क पैटर्न कहा जाता है। तीसरा है फोर्स्ड एक्शन। इसमें किसी उत्पाद को खरीदने के लिए किसी यूजर को न्यूज़लेटर की सदस्यता लेने के लिए बाध्य किया जाता है। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन ट्रैप होता है। इसमें पेड सब्सक्रिप्शन को रद्द करने की प्रक्रिया को असंभव या जटिल बना दिया जाता है। इसके अलावा इंटरफेस इंटरफेरेंस। पॉपअप स्क्रीन के ऊपरी दाएं कोने पर एक एक्स आइकन आना जो विज्ञापन को बंद करने की बजाय किसी अन्य विज्ञापन की ओर ले जाता है। साथ ही बेट एंड स्विच डार्क पैटर्न। इसमें शुरुआत में विक्रेता कम कीमत में उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का विज्ञापन करता है और खरीदारी से ठीक पहले उत्पाद को अनुपलब्ध दिखाकर उसके जैसा अधिक महंगा विकल्प प्रस्तुत कर देता है। अगला टॉपिक है ड्रिप प्राइसिंग। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें उत्पाद लागत के अन्य मूल्य पहले नहीं दिखाए जाते हैं। उत्पाद का कुल मूल्य केवल खरीद प्रक्रिया के अंत में या खरीद पुष्टि के बाद दिखाया जाता है। डिस्गाइज्ड एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापनों को अन्य प्रकार की सामग्री जैसे कि उपयोगकर्ता द्वारा निर्मित सामग्री या नए आर्टिकल या झूठे विज्ञापनों के रूप में प्रस्तुत करने, छिपाने की पद्धति आदि। इसके अलावा नैगिंग। इसमें वेबसाइट्स या यूजर्स से उनका ऐप डाउनलोड करने के लिए बार बार आग्रह किया जाता है। तो डार्क पैटर्न के इतने सारे आपको तरीके बताए गए। आप अगर डिजिटल वर्ल्ड में बहुत सक्रिय हैं तो आपको अक्सर इस तरीके की जो चीजें हैं वो दिखाई देती होंगी, तो अब आप इसको आसानी से पहचान पाएंगे कि ये डार्क पैटर्न का कौन सा तरीका है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रैंकिंग 2023। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक पहल है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP में शामिल 131 शहरों में शहरी कार्य योजना के तहत स्वीकृत गतिविधियों के कार्यान्वयन और वायु गुणवत्ता के आधार पर शहरों को रैंकिंग प्रदान की जाती है। शहरों के लिए प्राण ऑनलाइन पोर्टल पर दिए गए फ्रेमवर्क के अनुसार स्व मूल्यांकन करना जरूरी है। मूल्यांकन के 2 घटक हैं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़क धूल प्रबंधन आदि। इस रैंकिंग में पहले स्थान पर रहने वाले शहर हैं इंदौर, दूसरे पर है अमरावती, तीसरे पर है परवाणु। इडुक्की बांध की सुरक्षा में बड़ी चूक दर्ज की गई। इडुक्की बांध केरल के पेरियार नदी पर निर्मित दोहरी वक्रता वाला आर्क डैम है, यानी ये डबल कर्वेचर वाला डैम है। ये टिहरी बांध और भाखड़ा नागल बांध के बाद भारत का तीसरा सबसे ऊंचा आर्क डैम है। यहाँ 780 मेगावाट का पनबिजली स्टेशन मौजूद है।
अगला टॉपिक है नैरोबी घोषणा। पहला अफ्रीका जलवायु शिखर सम्मेलन 2023 नैरोबी घोषणा पत्र जारी करने के साथ समाप्त हुआ। नैरोबी घोषणा पत्र में $100 अरब की वार्षिक जलवायु वित्त प्रतिबद्धता और बहुपक्षीय वित्तीय प्रणालियों में सुधार की मांग की गई है। सांची जल्द ही भारत की पहली सोलर सिटी होगी। सांची शहर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये अपने बौद्ध स्मारकों के लिए जाना जाता है। ये स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल है। सोलर सिटी के रूप में इसका महत्व इसलिए है क्योंकि ये कर्क रेखा के निकट स्थित होने के कारण स्थल सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए आदर्श है। इस सोलर सिटी से वार्षिक रूप से 14,000 टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी। अगला टॉपिक है स्लिम और एक्सरिज्म। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा ने H2A रॉकेट से स्लिम मून लैंडर और एक्सरिज्म स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है। स्लिम यानी स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून ये 2024 की शुरुआत में चंद्रमा के शियोली क्रेटर पर जापान की पहली सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। स्लिम का उद्देश्य पिन पॉइंट लैंडिंग तकनीक का प्रदर्शन करना है। ये तकनीक चंद्रमा पर कहीं भी लैंडिंग को संभव बनाएगी। एक्सरिज्म यानी एक्सरे इमेज्ड एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन जाक्सा, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त मिशन है। ये पृथ्वी की कक्षा से उच्च ऊर्जा युक्त एक्सरे प्रकाश में ब्रह्मांड का अध्ययन करेगा। अगला टॉपिक है MQ-9 UAV। भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका से 31 शीर्ष श्रेणी के MQ-9B रीपर या प्रीडेटर बी ड्रोन की खरीद का अनुरोध किया है। MQ-9 UAV की विशेषताएं ये हैं कि ये लगातार 27 घंटे से ज्यादा समय तक हवा में रह सकता है। इसकी गति 240 kTAS यानी नोट्स ट्रू एयर स्पीड है। ये 50,000 फीट तक उड़ान भर सकता है और इसकी पेलोड क्षमता 3,850 पाउंड है यानी 1746 किलोग्राम है। आपको बता दें कि ये ड्रोन यानी UAV अलग अलग प्रकार की भूमिकाएं निभा सकते हैं। इनमें शामिल है समुद्री निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध, ओवर द होराइजन टारगेटिंग, हवाई प्रारंभिक चेतावनी देना और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध आदि। गतिशक्ति विश्वविद्यालय। गतिशक्ति विश्वविद्यालय गुजरात के वडोदरा में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसे 2022 में संसद के एक अधिनियम से स्थापित किया गया था। ये परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्रों में भारत का पहला विश्वविद्यालय है। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का इस विश्वविद्यालय में विलय हो गया है। ये विश्वविद्यालय रेल मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है। गतिशक्ति विश्वविद्यालय का काम लॉजिस्टिक क्षेत्र में व्यवहारिक शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल और अनुसंधान करना है। चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग। चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग तेलंगाना की विशिष्ट चित्रकला है। इस पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग का दर्जा प्राप्त है। ये नक्काशी कला का एक लोकप्रिय और संशोधित संस्करण है। ये स्थानीय रूपांकनों से ज्यादा समृद्ध है। ये कथात्मक प्रारूप में चित्रित होती है। इसमें भारतीय पौराणिक कथाओं के साथ साथ पुराणों और महाकाव्यों से संबंधित लघु कथाओं को भी चित्रित किया जाता है। गाथा गीत गाने वाले लोक गायक समुदाय काकी पडागोलू द्वारा कथावाचन में इसका उपयोग किया जाता है। इसे ज्यादातर प्राथमिक रंगों में चित्रित किया जाता है। इसकी पृष्ठभूमि में लाल रंग की प्रधानता होती है। अगला टॉपिक है ब्राइट स्टार 23 सैन्य अभ्यास। ब्राइट स्टार 23 अमेरिकी केंद्रीय कमान वाला एक बहुपक्षीय अभ्यास है। ये मिस्र में आयोजित हुआ है। भारत ने इस अभ्यास में पहली बार भाग लिया है। और आइए अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। मैक्सिको। यहाँ की राजधानी मैक्सिको सिटी है। मैक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात पर रोक लगाने वाले राज्य कानूनों को असंवैधानिक ठहराते हुए कहा कि ये कानून महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। मैक्सिको की सीमाएं उत्तर में संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिम और दक्षिण में प्रशांत महासागर, पूर्व में मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर तथा दक्षिण पूर्व में ग्वाटेमाला और बेलीज से लगती हैं। ये बेलीज और ग्वाटेमाला के साथ युकाटन प्रायद्वीप को साझा करता है। ये प्रायद्वीप मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से अलग करता है। मैक्सिको की प्रमुख नदियां हैं रियो ग्रांडे और कोलोराडो और प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं सियरा माद्रे। मैक्सिको का सबसे ऊंचा पर्वत है पिको डी ओरिजाबा जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अलावा ये रिंग ऑफ फायर में स्थित देशों में से एक है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।